वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं ईडियम्स, राइट। तो ईडियम एंड फ्रेजेस ऐसे होते हैं कि ऑलमोस्ट स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि यार समझ नहीं आ रहे हैं, क्या करें, कैसे याद करें। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कैसे याद करें। ईडियम्स के तो देखो कुछ हद तक कुछ ट्रिक्स होती है, कुछ उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, राइट, और कुछ आपका रट्टू तोता काम करता है। क्योंकि बेसिकली इसमें क्या है कि जो एग्जैक्ट वर्ड होते हैं वो वैसा आपका पूरा का पूरा सेंस रखता नहीं है। जैसे कि अगर हम फ्रेजल वर्ब में बात करें, क्योंकि वर्ब एंड प्रपोजिशन मिलकर के उसको अर्थ को चेंज कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं कोई आपको ये नहीं बोलूंगी कि शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है फ्रेजल वर्ब्स वगैरह में। वहां पर आपको उन्हें याद ही करना होता है, ठीक है। जहां पर कोई ट्रिक काम करेगी वहां मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी कि यहाँ पे ट्रिक काम करने वाली है। जैसे कि आज की ईडियम की क्लासेस में हम विजुअली समझने वाले हैं, विजुअली अर्थात विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। देखो क्या होता है ना कि विजुअली जब हम किसी चीज को अपने माइंड में रखने की कोशिश करते हैं तो काफी समय तक उसका इम्प्रिंट जो है हमारे माइंड में लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो ट्राई किया है कि अगर आपको समझ में आए और आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकें और साथ ही साथ उसको एक्सेप्ट कर सकें, उसको अप्लाई कर सकें, तो ट्राई जरूर कीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे हम। देखो जैसा कि हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? टू हैव बिगर फिश टू फ्राई, है ना। टू हैव बिगर फिश टू फ्राई में देखो कहीं ना कहीं ये एक ग्रीडीनेस, आपको ऐसा लगेगा कि मैडम इसमें तो ग्रीडी वाला भाव है ना कि मेरे पास बड़ी फिश है फ्राई करने के लिए। बट अगर ये अजम्पशन भी आता है तो ये गलत है। क्यों? अब इसको समझो। कोई व्यक्ति के पास ऑप्शन है, दो सेंस निकलेंगे, बताने की कोशिश है ताकि आपको समझ में आ जाए। आपके पास एक बड़ी फिश है और उसके इर्द गिर्द आपके पास छोटी छोटी फिश भी हैं। तो आप सबसे पहले किसके ऊपर फोकस करोगे? बड़ी फिश पर। इट इज ऑब्वियस, है ना। अब यहाँ पे किसी चीज को पाने का भी भाव नहीं है, फिश को मान के चलो आप काम, ठीक है। अब ये मेरी छोटे छोटे काम है जो कि मैं क्या करती हूँ, मैं रोज करती हूँ, है ना। और एक ये बड़ा काम आ गया। तो अब सोचो कि जब आपके पास छोटे छोटे सारे काम हैं और सडनली आपके पास एक बड़ा काम आएगा तो आप क्या करोगे? अब बड़े काम के ऊपर पहले फोकस करोगे। किस पे फोकस करने वाले हो भाई? बड़े काम पे। तो टू हैव बिगर फिश टू फ्राई का अर्थ यही है कि जो बड़ी चीज है ना आपके पास, आप उसके ऊपर काम करने लग जाओ और जो छोटी छोटी चीजें हाथ में है उसको साइड कर दो। तो देखो क्या कहता है, टू हैव। अब मुझे क्या करना है भाई? इंटरेस्ट इन कुकिंग कह रहा है। कुकिंग को तो हमने बिल्कुल हटा दिया कि भाई फ्राई से मत करो, कनेक्ट कहीं सोचो कि भाई हाँ कुकिंग की बात कर रहा है, फिशिंग टेक्निक्स की बात कर रहा है, नहीं। कैलकुलेटेड, देखो कैलकुलेटेड रिस्क होता है कि व्हेन यू अज्यूम इट एंड यू नो इट कि भाई सामने जो दोनों तरफ का पोजीशन है कि भाई पॉजिटिव आउटकम भी आ सकता है और नेगेटिव आउटकम भी आ सकता है और आप उस रिस्क को लेते हो, दैट इज कॉल्ड कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक है। ये भी गया। टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, बड़ी चीजें, बड़े मुद्दे होना ध्यान करने के लिए या उनके ऊपर काम करने के लिए, देन द मैनुअल टास्क एट हैंड। किसके कंपैरिजन में? जो छोटे मोटे काम हाथ में है उनके कंपैरिजन में आप बड़ी चीजों को ध्यान करना। सिंपल है, क्लियर है। इंपॉर्टेंस देना भाई बड़ी बात को, बड़ी चीज को, छोटी छोटी चीजों को हटा देना। तो जो छोटे मोटे काम हाथ में उनको साइड करके बड़े काम को करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रेक अ लेग। पिक्चर क्या कहती है? पिक्चर कहती है चेयर्स की टूटी हुई टांगे रखी हुई मैडम ने, तो ये क्या करा मैडम ने? जबकि इडियम तो कहता है ब्रेक अ लेग। तो लेग ब्रेक करनी किसकी है? लेग ब्रेक करनी है चेयर की। क्यों करनी है? क्योंकि कहीं कहीं पर अगर आपने इडियम के ओरिजिन को भी समझ लिया कि भाई इसका ओरिजिन हुआ कैसे, तब भी आपका जो इडियम है लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में रह सकता है। एज एन एग्जाम्पल इसी का ही कि पहले के टाइम में क्या होता था, जब भी कोई आर्टिस्ट परफॉर्मेंस देता था और उसकी जो ऑडियंस होती थी एक्साइटमेंट में बहुत खुश होकर के क्या करती थी? चेयर तोड़ देती थी। अब बोले मैडम क्या अजीब सा एग्जाम्पल दे दिया, आप ही का एग्जाम्पल ले लो। 12th पास करते हो, स्कूल से जाने की खुशी होती है, बड़े होने की खुशी होती है, क्या करके आते हो? स्कूल का फर्नीचर तोड़ के आते हो। पर टीचर तब भी क्या कहता है? एग्जाम पास में बेटा बेस्ट ऑफ लक, यही कहता है। तो इसीलिए ही इस आप ब्रेक अ लेग को समझ जाओ। ब्रेक अ लेग, जब मैं सामने वाले को ब्रेक अ लेग कह रही हूँ तो भाई इतना बेहतरीन करो कि ऑडियंस अपनी कुर्सी के पैर तोड़े। यानी कि आप सामने वाले को क्या कह रहे हो? विश कर रहे हो, गुड लक कह रहे हो, बेस्ट ऑफ लक कह रहे हो। देखो स्कूल का फर्नीचर तोड़ के आ रहे हो फिर भी टीचर कह रहा है बेस्ट ऑफ लक। क्या होना चाहिए?
विश समवन गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस। ठीक है, नेक्स्ट चलो क्या कहता है। पूरा एक स्टेटमेंट है जिसके बेसिस पर मुझे एक ईडियम चुनना है कि इनमें से ईडियम है कौन सा। तो वो यहाँ पर हम ना सुनी सुनाई बात भी कर सकते हैं। कैसे? अब ये तो है नहीं कि अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने ईडियम्स पढ़े ही नहीं होंगे। अरे याद नहीं किया होगा पर कहीं पढ़ा तो होगा, कहीं तो याद आ जाएगा। तो देखी सुनी बात का यहाँ पे काम चल सकता है अगर सही ईडियम चुनना है तो। कह रहा है कि भाई राजू जॉब एज अ क्लर्क सीम टू बी। अब एक बात बोलूं, सिर्फ पढ़े लेने की बात पे बात कर रही हूँ, इसको भी नहीं पढ़ू तो भी मैं देखो पढ़ू। अ boon in disguise, a blessing in disguise, a jolt in disguise, a gift in disguise। ऐसा इडियम मैंने कभी नहीं पढ़ा, ऐसा इडियम भी मैंने कभी नहीं पढ़ा, ऐसा इडियम भी मैंने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जरूर पढ़ा है। ठीक है, अब ये सिर्फ आई पढ़ने पढ़ाने वाली बात की, हाँ मैंने पढ़ा तो है मैडम पर इसका अर्थ नहीं पता। ठीक है, अब अर्थ को कंफर्म करना है तो आ जाओ सेंटेंस पढ़ लेते हैं। राजू जॉब एज ए क्लर्क सीम टू बी बैड एट फर्स्ट। भाई राजू को जो क्लर्क की जॉब मिली थी ना, इनिशियली उसको कैसी लगी? बुरी लगी एट फर्स्ट, बिकॉज ऑफ द लो सैलरी। अब उसका रीजन भी बता दिया बुरी क्यों लगी, क्योंकि सैलरी कम थी। बट रिजल्टेड इन समथिंग गुड हैपनिंग लेटर। लेकिन परिणाम उसका क्या निकला? अच्छा निकला बाद में। क्यों निकला? क्योंकि इट सेव्ड हिम फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉयड। क्योंकि ये जो लो सैलरी वाली जॉब थी ना उसकी, उसने उसको सेव कर लिया अनएम्प्लॉयड होने से, यानी बेरोजगार होने से। तो क्या बोलोगे? कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कैसे? भाई मैं जा रही हूँ, मेरा पर्स गिर गया, मैं पर्स उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी और पीछे से कोई और हादसा हो गया और मैं क्या हो गई? बच गई। तो मैं बोल यार भगवान की कृपा थी, ईश्वर की कृपा थी कि मैं तो बच गई। पहले मुझे लगा यार मेरा पर्स गिर गया, कहीं फोन तो नहीं टूट गया, एक बुरा काम हो गया, लेकिन पीछे से मुझे और बड़ी मुसीबत से भगवान ने बचा लिया, ईश्वर की कृपा तो ब्लेसिंग होती है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट को क्या कह रहा है? फातिमा वॉज एट हर विट्स एंड। एट हर विट्स एंड ये इडियम होता है। ट्राइंग टू डिसाइड ऑन अ सीरिंग प्लेस फॉर स्पेंडिंग द हॉलीडेज इन। क्योंकि वो कोशिश कर रही थी। अब वो विट्स एंड पर आई क्यों? ये कोशिश करने में कि भाई मैं डिसाइड करूं एक अच्छा सा प्लेस फॉर स्पेंडिंग द हॉलीडेज इन, कि मैं अपने यार हॉलीडेज कहाँ बिताऊं। अब देखो विट्स क्या होता है? विट्स होता है सोचने की क्षमता, एबिलिटी टू थिंक क्लियरली, है ना, सोचने की क्षमता। अब मैं कहा आ गई? इसके एंड पर आ गई। एंड पर आ गई यानी कि इसके अंत पर आ गई, यानी अब मैं सोच ही नहीं पा रही। अब मैं सोच ही नहीं पा रही तो मैं कैसा फील करूंगी? यार क्या है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, यही फीलिंग है। ठीक है, तो क्या कहता है? वरीड हूं, कंफ्यूज हूं, अनॉयड हूं दैट शी डजंट नो व्हाट टू डू। कहीं कहीं तो लग रहा है वरीड हूं, कंफ्यूज हूं, अनॉयड हूं दैट शी बिकेम अनकॉन्शियस। क्या सोचते सोचते यार मैं कौन सी जगह पे घूमने जाऊं, यार मैं तो कंफ्यूज हो गई, मैं तो परेशान हो गई, यार पापा ने पैसे भी दे दिए, यार मैं बेहोश हो गई। नहीं, बेहोश नहीं होंगी लेकिन कंटिन्यूसली परेशान होती रहूंगी, चिंता करती रहूंगी, इतने पैसों में मैं कहाँ जा सकती हूँ, इतने पैसों में मैं कहाँ जा सकती हूँ। फिर एक कहता है काम एंड कंपोस्ट। भाई जब मैं सोचने की क्षमता के अंत पर आ गई तो मैं काम और शांत कैसे रह सकती हूँ? तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। वरीड हूँ, कंफ्यूज हूँ, अनॉयड हूँ दैट शी इंसल्टेड अदर फॉर नो रीजन। नहीं, इंसल्ट का कहीं कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो क्या रहेगा? वरीड हूँ, कंफ्यूज हूँ, चिढ़ चुकी हूँ कि यार मैं क्या करूं आगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, फिर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स मीन टू स्टील फ्रॉम अ शॉप। अब ये जो है ना ये इडियम है, ऐसे कह रहा है कि ये सब इडियम है। ठीक है, और जो टू स्टील फ्रॉम अ शॉप को करे। अब देखो नहीं याद आ रहा कोई बात नहीं, सिंपल सा पिक्चर के थ्रू समझो। कोई भी व्यक्ति किसी चीज को चुराने की कोशिश करेगा तो एक फिंगर से नहीं चुराएगा, यूं फटाफट से उठा के छुपा लेगा। और फटाफट से उठाने में उसको क्या करना पड़ेगा? पूरी 5 उंगलियों का सहारा लेना पड़ेगा, है ना। जैसे मुझे कहीं से कुछ उठाना है, जैसे मान लो मेरे को ये उठाना था, मैं फटाफट से उठाऊंगी और छुपा लूंगी। अगर इसी को मैंने लूज फिंगर से, एक या दो फिंगर से चुराने की कोशिश की तो क्या हो सकता है कि ये गिर भी सकता है, राइट। तो क्या है ना, इतना समझा दिया, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा बढ़ने की। 5 फिंगर डिस्काउंट, भाई डिस्काउंट मिल गया, फोकट में चीज मिल गई, फ्री में चीज मिल गई। 5 फिंगर डिस्काउंट मीन्स टू स्टील फ्रॉम अ शॉप। नेक्स्ट देखो ऑन द बॉल। ऑन द बॉल का मतलब है, अब बच्चा सोच रहा है कि मैडम यहाँ पे जरूर किक मारने की बात है। हाँ, किक मारने की बात है, लेकिन किस प्रकार से वो समझो। कोई भी गेम जिसमें बॉल शामिल है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो बेसबॉल हो, चाहे वो बास्केटबॉल हो, कोई भी गेम हो, राइट। आपकी नजर कहाँ रहती है? बॉल पे। और सामने वाला जिस तरीके से बॉल को फेंकेगा और आप क्या करोगे? उसी के ही अकॉर्डिंग रिएक्ट करोगे, राइट। उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लोगे, राइट। तो इसका अर्थ यही होता है कि
सामने वाला चाहे इधर से फेंके चाहे उधर से फेंके चाहे कुछ भी करे, आपका ध्यान है उस पर और आप उसके ही अकॉर्डिंग रिएक्ट करने वाले हो, उसी के अकॉर्डिंग शॉट मारने वाले हो। ठीक है, अब देख लो फटाफट क्या कहते हैं। अनअवेयर तो वर्ड नहीं, मुझे बेकार लगा मुझे। मैं बात गेम की कर रही हूँ, बॉल की कर रही हूँ, निशाने की बात करूँ तो अनअवेयर तो बात ही नहीं होती। अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट बट स्लो टू रिएक्ट। अरे कोई खिलाड़ी है, अवेयर भी है और डेवलप है ना, हर एक चेंज से हर एक डेवलपमेंट से, तो क्या वो अपना किक मारने में स्लो होगा? कतई नहीं होगा, है ना। अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट एंड क्विक टू रिएक्ट टू देम। एग्जैक्टली, बॉल जैसे ही आएगी वो वैसे ही रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट भी देख लेते क्या कहते हैं। अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट बट डूइंग नथिंग। अरे खिलाड़ी है, खिलाड़ी की स्पिरिट कैसी होती है भाई? हाई होती है ना, तो ये भी रिजेक्टेड। अब देखो क्या कहता है। आई एम डैश अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर और कंटिन्यू फ्रीलांसिंग। पहले समझ लेते हैं क्या कह रहा है। आई एम, मैं हूं, क्या हूं? अबाउट, किसी मुद्दे पर हूं, क्या हूं? कि जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करूं या कंटिन्यू करूं फ्रीलांसिंग को। ठीक है, कि कोई जॉब ऑफर आया होगा फ्रीलांसिंग करने वाले को। फ्रीलांसिंग आप जानते हैं, जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, घर में बैठ के काम करते हैं, अलग अलग कंपनी उनको अपना काम देती है और वो उसको कंप्लीट करके प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, बोथ ऑप्शंस हैव देयर एडवांटेज, और दोनों ही ऑप्शंस के अपने अपने फायदे भी हैं। फ्रीलांसिंग वाला भाई फ्री विल बंदा है, घर पे बैठ के काम कर रहा है, जॉब में जाएगा, बॉस के प्रेशर में रहेगा, मैनेजर के प्रेशर में रहेगा, पर पैसा भी अच्छा मिलेगा। तो कह रहा है भाई दोनों के अपने अपने फायदे भी हैं, पर वो है क्या, वो कंफ्यूजन में है कि जॉब पे जाए कि फ्रीलांसिंग करे। तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा बैठना चाहिए सही? देखो, एक कहता है ऑन द फेंस, एक कहता है कटिंग कॉर्नर, एक कहता है लेफ्ट आउट एंड कोल्ड, और एक कहता है अप इन आर्म्स। अब मैडम ने पिक्चर लगा दिया है फेंस पे बैठे हुए आदमी की, तो जाहिर सी बात है यही होगा। पर इसको समझो, जब आप फेंस पर बैठे हो तो इसका मतलब क्या होता है भाई? अधर में होना। हिंदी में बात करें तो अधर में हूं, कि मैं इधर जाऊं कि मैं इधर जाऊं वाली स्थिति। और देख, इस साइड भी इसके लिए ब्यूटीफुल सीन है और इस साइड भी इसके लिए ब्यूटीफुल सीन है ना। तो अब ये सोच रहा है कि भाई मैं इधर जाऊं या मैं इधर जाऊं, बीच में बैठ गया है। ठीक है, तो आ गया ऑन द फेंस। मेरा तो आंसर मुझे मिल गया, मैडम ने पिक्चर लगा दी। पर समझ लेते हैं कटिंग कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स का मतलब होता है, देखो, डू समथिंग, है ना, इन easiest और cheapest way, cheapest and quickest। कोई चीज आसानी से करना और जल्दी करना, अर्थात विदाउट वेस्टिंग मच टाइम उसको कर देना। अब जब आप कोई भी काम जल्दी से कर रहे हो, आसानी से करने की कोशिश हो, तो क्या करोगे? रूल्स को अवॉइड करोगे, है ना। तो उसमें ये भी आता है बाय अवॉइडिंग रूल्स, है ना, बाय लीविंग आउट थिंग्स, चीजों को छोड़ करके, रूल्स को ना फॉलो करके किसी काम को करना है, इस कॉल्ड कटिंग कॉर्नर। ठीक है, फिर कहते हैं लेफ्ट आउट इन कोल्ड। When somebody is left out in cold, it means that person is not involved in the group or the person is ignored। तो मैं इसको इग्नोर्ड कर देती हूँ, नॉट इन्वॉल्व और इग्नोर्ड दोनों लिख देते हैं। ठीक है, अब कहता है अप इन आर्म्स। आर्म्स होते हैं वेपन्स, नेवी में, आर्मी में जो ये यूज किए जाते हैं, कब यूज करते हैं? जब आपके देश पर किसी ने हमला कर दिया है, तो अब हमारा जो हमारी जो फोर्सेस हैं वो कैसी है? एंग्री। तो अप इन आर्म्स यानी कि वेरी एंग्री। ठीक है, तो ये कहीं सेट नहीं होते, ऑन द फेंस समझ में आ गया है। पिक्चर बनाई हुई है भाई गूज की, क्या कर रहा है भाई? सोने के अंडे दे रहा है। चलो एक बार पढ़ लेते हैं क्या कहता है। योर सो कॉल्ड फ्रेंड हैज कुक्ड योर गूज। अब सारा मेरा गूज तो सोने के अंडे देने वाला था, लेकिन मेरे फ्रेंड ने क्या कर दिया? उसको पका दिया। मेरा क्या हो गया? नुकसान हो गया। मेरे सोने के अंडे देने वाले गूज को अगर मेरा दोस्त पका गया है तो उसने मेरे लिए नुकसान क्रिएट कर दिया, वरना मैं तो फायदे के सीन में थी। अब देखो, मैंने हिंदी में समझाया, अब आप देखो, आप इस समझाइश के अनुसार आपका कौन सा मीनिंग है जो एबीसीडी ऑप्शन में एक्सप्लेन किया गया आपको सूटेबल लगता है। कहता है कि टू कंप्लीट अ लॉट ऑफ वर्क और अ वाइड रेंज ऑफ थिंग्स। नहीं,
कि भाई किसी काम को करना, कंप्लीट अ लॉट ऑफ, बहुत सारे काम को करना, और अ वाइड रेंज ऑफ थिंग, बहुत सारी चीजों को करना। When something develops completely, जब कोई चीज पूर्ण रूप से डेवलप होती है, and reaches maturity, और अपने परिपक्वता पर पहुंचती है, when a child becomes an adult, तो कोई सेंस नहीं दे रहा। To spend a lot of time and energy but achieve nothing, कि बहुत सारा समय बिताना लेकिन कुछ भी प्राप्त नहीं करना। फिर कहता है to interfere with, हस्तक्षेप करना किसी चीज में, उसको डिसरप्ट करना यानी विघ्न डालना, या फिर उसको रूइन कर देना फॉर समवन, किसी दूसरे के लिए। गूज मेरा अंडे देने वाला, अब मेरे दोस्त ने उसको बर्बाद कर दिया तो यही तो बैठेगा। क्लियर है? एज एन एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, भाई दो एम्प्लॉय है, साथ में काम करें, दोस्त बने हुए, लेकिन एक के लिए अपॉर्चुनिटी आई। अब भाई साहब पता चल गया कि मेरे दोस्त के लिए अपॉर्चुनिटी आई है, अंदर जाकर के मैनेजर को चापलूसी कर दी, अब उसके सारे काम की गलती 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 दिखा दी, तो क्या हो गया? उसको तो दिख रहा था भाई मेरा सोने का अंडा मिल रहा है, मुझे प्रमोशन मिलने वाला है, लेकिन दूसरे दोस्त ने क्या किया, जाकर के उसने उसके गूज को कुक कर दिया। ठीक है, यानी उसके काम में हस्तक्षेप भी कर दिया और उसकी आने वाली अपॉर्चुनिटी को रूइन कर दिया। सिंपल। अब देखो क्या कहता है, केयर है हैंग। हैंग का केयर करना यानी कि मतलब विदाउट एनी एक्सप्रेशन वाली बात, यानी क्या कहलाता है? नो इंटरेस्ट, किसी भी चीज में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाना, यानी कि परवाह नहीं करने वाला भाव। हैंगिंग क्लोथ और पुटिंग एन आउटपुट, ये दोनों कहीं कहीं सेम सेंस रखते हैं, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। और केयरिंग टू मच में मैं ऐसा फेस नहीं बनाती, आई डोंट हैव इंटरेस्ट, यानी वैसे ये ईडियम ऐसा होता है, नॉट के साथ यूज होता है ना, केयर हैंग यानी कि शोइंग नो इंटरेस्ट। चलो नेक्स्ट देखो, टू टेल अदर्स, ये भी मोस्टली रिपीटेड वाला ईडियम है, जैसे कि पहले एक आया और अभी एक आ गया। टू टेल अदर्स सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ओनली फॉर एंजॉयमेंट, कि दूसरे को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दे देना जस्ट फॉर फन, एंजॉयमेंट के लिए, इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ये अच्छा बात नहीं है, है ना। अब देखो बहुत सुना हुआ है, इसमें कोई वो नहीं है। स्पिल द वर्ड्स बोलते हैं, कैट बोलते हैं, ऑनियन बोलते हैं, या बीन्स बोलते हैं। पिक्चर भी बीन्स की लगा रखी है, तो स्पिल द बीन्स ही कहा जाता है, क्योंकि बातें बहुत सारी होती हैं, राइट। फिर देखो, द डॉक्टर ट्राइड वेरी हार्ड टू सेव हिज मदर, डॉक्टर ने बहुत ट्राई किया टू सेव हिज मदर बट दे वर अनसक्सेसफुल, यानी एड़ी चोटी का जोड़ लगा देना, सुना होगा आपने, है ना। वैसे ही कुछ है ये भी, ठीक है। अब देखो क्या कहते हैं, फेस द म्यूजिक, ड्रू द लाइन, मूव्ड हेवन एंड अर्थ, और रैन लाइक क्लॉकवर्क। चलो पहले फेस द म्यूजिक पढ़ लेते हैं। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है? टू एक्सेप्ट या डील विद द क्रिटिसिज्म या पनिशमेंट, किस चीज के लिए? फॉर व्हाट यू हैव डन, आपने जो भी किया है उस चीज के लिए, उस चीज को आप एक्सेप्ट करो। ठीक है। अब कहते हैं ड्रू द लाइन, ड्रू द लाइन, जैसे मान लो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अब मैंने कर दिया इसको काट, लाइन ड्रॉ कर दी इसके ऊपर, अब आप क्या करोगे? इसको दोबारा रीड नहीं करोगे, दोबारा रीड नहीं कर पाओगे। तो ड्रू द लाइन इज ऑल्सो सिमिलर टू दिस एक्ट, कि अगर मैंने किसी स्टेटमेंट पे लाइन ड्रॉ कर दिया तो अर्थात उसको अब दोबारा डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। फिर आया मूव हेवन एंड अर्थ, अब ये है जहां पे मुझे क्या दिखाता है भाई? एफर्ट्स दिखाता है ना, क्योंकि अगर मैं धरती को मूव करने जाऊंगी, अब जैसे है ना, हेवन को मूव करने जाऊंगी तो क्या होगा? बहुत मेहनत लगेगी। आपने हरक्यूलिस के बारे में सुना होगा, हरक्यूलिस का ही एक भाई था जो अपने हाथ पे अर्थ को सिर्फ कैरी करता था, है ना। अब उस अर्थ का वेट इतना था कि इसको कैरी करने में क्या हुआ, ये लिटरल मीनिंग है, कैरी करने में उसका बहुत ज्यादा एफर्ट लगता था। तो ऐसे एक बार हरक्यूलिस के ऊपर एक टास्क आया था जिसे एप्पल फाइंड करना था, है ना। अब वो एप्पल फाइंड करने के लिए उसको अपने भाई की मदद की जरूरत है। उसके भाई ने क्या किया, वो अर्थ उसके हाथ में दे दी। जब भार कितना है अर्थ का, तो वही बात है कि मूव्ड हेवन एंड अर्थ में क्या करना पड़ेगा भाई? बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, सेम जैसे डॉक्टर ने लगाए उसकी माता को बचाने के लिए, बट वो अनसक्सेसफुल रहा। अब आता है रन लाइक क्लॉकवर्क। पहले हम समझ लेते हैं कि क्लॉक वर्क क्या होता है। क्लॉक वर्क एक टॉय होता है
बेसिकली इसमें आप चाबी भरते हो ना, चाबी भरते हो, जितनी चाबी भरते हो आपका टॉय उतनी स्पीड से ही आगे बढ़ता है। तो अगर कोई काम है आपने जितनी चाबी भरी वो उतना ही चलेगा, तो मतलब क्या बोल रहे हो, अकॉर्डिंग टू प्लान। रन लाइक क्लॉकवर्क मतलब अकॉर्डिंग टू प्लान, है ना। एक गाना भी तो ऐसे ही है कि भाई जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, यानी कि राम जी का जो प्लान है उसी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, आदमी की सांसें भी उतनी ही चल रही हैं, है ना। तो रन लाइक क्लॉकवर्क मतलब अकॉर्डिंग टू योर प्लान। चलो नेक्स्ट देखो, हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का अर्थ समझने की एक बार हम कोशिश कर लेते हैं कि देखो ये कहना क्या चाह रहा है। किसी का सिर है ना। अब मैंने हिट किया उस नेल को, जैसे इसमें पिक्चर में दे रहा है, अर्थात कि किसी के दिमाग पर असर डालने वाली बात। अब दिमाग पे असर कब डालेगी, जब उसको वो बात एग्जैक्टली समझ में आएगी। तो अब देखो कुछ है क्या एग्जैक्टली वाले सेंस में, दे आर एक्सपीरियंस्ड हेडेक, नो, दे हैव एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड और एक्सप्लेन्ड समथिंग। अब देखो क्या था कि दे हैव एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड, अब मैं कह रही हूं इट हैज हिट द नेल ऑन द हेड, कोई मुद्दा है, कोई मैटर है जो कि भाई मुझे अभी समझ में नहीं आया, पर मैंने उसको जब गौर से समझने की कोशिश करी तो इट हिट द नेल ऑन माई हेड, यानी कि मैं उसको प्रॉपर तरीके से समझ गई। तो एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड। और अगर मान लो मैं नहीं समझी लेकिन मैंने सामने वाले को समझाने की कोशिश करी, तो मैंने उस स्किल को क्या किया भाई, सीधे उसके दिमाग में घुसाया ताकि बात उसके माइंड में अच्छे से बैठ जाए। तो एक्सप्लेन समथिंग, एक्यूरेटली एक्सप्लेन समथिंग। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अनसर्टेन अबाउट अ डिसीजन, जब अनसर्टेनिटी की बात आ गई तो हिट द नेल ऑन द हेड बैठेगा ही नहीं, क्योंकि हेड ऑन द हेड यानी सटीक जगह, सटीक जगह, तो अनसर्टेनिटी वाला भाव नहीं रहेगा, है ना। ये तो समझा दे रहा है कि भाई दे हिट अ नेल विद द हैमर। अब देखो ये वाला जो इडियम है ना, ये भी मोस्ट रिपीटेड इडियम है, टू रीड बिटवीन द लाइंस। आप चाहे इसको एमटीएस में देखो, चाहे सीएचएसएल में देखो, चाहे सीजीएल में देखो, 2017 से उठा करके अभी देखोगे ना, पता नहीं 1700 बार आ चुका होगा ये वाला टू रीड बिटवीन द लाइंस। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके माइंड में तो बिल्कुल घुसा हुआ होगा। अब देखो ये क्या कहता है, मैडम ने पिक्चर लगाई है, रीड बिटवीन द लाइंस में लाइन के बीच में आंखें लगा दी अजीब से एक्सप्रेशन के साथ। कहना क्या अर्थ होता है रीड बिटवीन द लाइंस, बेसिकली लाइंस के बीच में हम कुछ लिखते नहीं है ना। हम लिख रहे हैं यहाँ, यहाँ मैंने लिख दिया, लाइन छोड़ के लिखा। अब मैं कह रही हूँ बेटा यहाँ समझने की कोशिश करो। अब बच्चा क्या कह रहा है, मैडम जो मुझे दिख ही नहीं रहा है वो मैं समझू कैसे, लेकिन एक बच्चा कह रहा है हाँ मैडम मेरे को समझ में आ गया। अर्थात कोई ऐसी बात जो एक्सप्रेस किए बिना भी कोई उसको समझ जाए, बिना लिखे भी कोई उसको पढ़ लिया। अर्थात आई हैव रेड बिटवीन द लाइन्स, कि भाई मेरे पापा सबकी मौजूदगी में क्या कहना चाह रहे थे, है ना, वो उनके बिना कहे ही मैंने समझ लिया। ठीक है। अंडरलाइन सम वर्ड्स नहीं, रीड डिफरेंटली नहीं, रीड अलाउड टू पब्लिक नहीं, टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट द वर्ड्स सजेस्ट, यानी शब्द जो कहे हैं आप उसके अर्थ को उससे भी अच्छा, उससे भी ज्यादा तरीके से समझ जाओ। ठीक है। अब कहता है जंप द गन। अब मैं क्या गन को जंप करवाऊं, नहीं। आपने कितने स्पोर्ट्स हैं, कितने ऐसे गेम है, चाहे रेसिंग वाले हो, आपने देखा होगा क्या होता है, जैसे ही गन बजती है जो खिलाड़ी होता है फटाफट से भागता है, यही करता है वो, है ना, यही करता है, यानी कि फटाफट से एक्शन ले लेता है। अब देखो जैसे गन की आवाज आई, रन, रन भी नहीं बोला, पहले गन बजी, भाई खिलाड़ी दौड़ना चालू हो गया, क्योंकि उसको कंपटीशन में विन करना है। तो स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, नहीं। यूजिंग अ गन फॉर स्पोर्ट, नहीं। तो स्टॉप अ प्रोसेस, नहीं। क्या करेगा, टू डू समथिंग टू सून एंड टू क्विकली, कि भाई मैं तो यूं ही खड़ी हूं, अरे यार ये कब गन चलाएगा और मैं भागूंगी, है ना। तो टू सून एंड टू क्विकली। और डाइम अ डजन, देखो डाइम बेसिकली पहले के टाइम में यूएस और कनाडा में यूज किए जाते थे, है ना। अब इनकी संख्या हो गई ज्यादा, अब ये है प्लेंटीफुल। अब कोई भी चीज अगर प्लेंटीफुल होती है और कॉमन होती है तो हम क्या मानते हैं भाई वो, अब उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं होती, तो मैं बोलूं लेस वैल्यू। अब वेराइटी ऑफ एमेनिटीज, नहीं।
समथिंग कॉमन एंड नॉट स्पेशल। कॉमन हो गई, अब वैल्यू नहीं है तो नॉट स्पेशल भी हो गई। वेरी वेल्दी, बहुत रिच नहीं, अब फेयर ट्रेड। देखो इसको इससे काउंट मत कर लेना कि बहुत सारा पैसा दिखा दे तो वेल्दी बन गया, वेल्दी नहीं। पहले के टाइम में चलता था तो पहले के टाइम में चलता था ज्यादा संख्या में तो उसकी वैल्यू भी वैसे ही खत्म हो गई। तो क्या बन गया, समथिंग कॉमन एंड नॉट स्पेशल। अब देखो क्या कह रहा है, नो बडी इज फूल, किसी का बुद्धू नहीं। देखो वैसे तो यही बात आएगा, मतलब कोई आपको, ये बंदा इसको ट्रिक कर रहा है और ये सामने देखे कह रहा है हाँ मुझे सब पता है, ये सोच रहे कि भाई ये बन जाएगा फूल, और ये चल रहा है भाई अपने स्माइली वे में, मुझे सब पता है कि तू क्या करने की कोशिश कर रहा है ना। तो नॉट इजीली डिसीव्ड, यानी जिसको जल्दी से धोखा ना दिया जा सके। द वाइजेस्ट पर्सन, वाइजेस्ट पर्सन नहीं बोलेंगे, वाइजेस्ट में तो ये हो जाएगा बुद्धिमान, सबसे ज्यादा बुद्धिमान। अपन सबसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्लेवर तरीके से, कि कोई उसको डिच करने की कोशिश कर रहा है, चीट करने की कोशिश कर रहा है, बट वो कह रहा है मुझे सब पता है कि तू क्या करना चाहता है, ठीक है। अ कंप्लीट फूल और ऑल आर फूल्स हटा दो। फिर देखो क्या कहता है, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल इडियम। चलो ये कह रहा है कि आपको इनमें से, इन 4 ऑप्शन में से इडियम को चूज करना है बाय रीडिंग दिस स्टेटमेंट। चलो, द रिनाउंड पब्लिशर, प्रख्यात नहीं होता जिसको सब लोग जानते हैं, वो पब्लिशर डिसाइडेड टू विड्रॉ अ बुक, उसने क्या डिसाइड किया, बुक को वापस लेने का। पब्लिश करी लेकिन उसने वापस लेने की कोशिश डिसाइड किया। फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से क्यों किया, नो वन वॉज इंटरेस्टेड इन द बुक, क्यों, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस बुक में इंटरेस्टेड नहीं था। एज द आर्ग्यूमेंट प्रेजेंटेड वर, क्योंकि उसके उस बुक के प्रति जो बातें आर्ग्यूमेंट रखी गई वो कैसी थी, हाई एंड माइटी थी, आउट ऑफ द वुड्स थी, बिसाइड द मार्क थी, या अंडर द रोज थी। देखो अंडर द रोज तो होता है सीक्रेट, ठीक है। फिर आता है बिसाइड द मार्क, आउट ऑफ द वुड्स, वुड्स क्या होता है, जंगल, जंगलों में क्या होता है, खतरा, है ना। तो आउट ऑफ डेंजर बोल दो इसको, आउट ऑफ डेंजर या ट्रबल। चलो, हाई एंड माइटी, माइटी होता है पावरफुल, हाई होता है उच्च। हाई एंड माइटी बेसिकली उस व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है जो अपने आप को ये तो सबसे ज्यादा समझदार समझे, सबसे ज्यादा नॉलेजेबल समझे, या सबसे ज्यादा अपने आप को ऊंचा समझे दूसरे के कंपैरिजन में, ठीक है। इसको हिंदी में लिख दे दो ऐसे, खुद को दूसरे से ज्यादा वैल्यू करना, हाई एंड माइटी वाली पर्सनालिटी कहलाती है, ठीक है। अब आया बिसाइड द मार्क, आप देख पा रहे हो डार्ट्स को, मेरा डार्ट है यहाँ, मेरे को पॉइंट करना है यहाँ पे, लेकिन जा कर रही है ये यहाँ 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 यहाँ। तो यहाँ पे लोगों ने भी क्या करने की कोशिश करी कि भाई इसकी जो किताब थी ना, इट वॉज बिसाइड द मार्क, यानी कि जिस मुद्दे पर उस किताब को होना चाहिए था उस मुद्दे से किताब भटकी हुई थी, यानी कि उस पॉइंट पर नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, in my new office all employees were different so I felt like a fish out of water। देखो, in my new office, मेरे नए ऑफिस में all employees were different, जो सारे एम्प्लॉयज थे वो क्या थे, डिफरेंट थे, अलग थे, यानी मेरे नेचर से अलग थे, मेरे बिहेवियर से अलग थे, मेरी सोच से अलग थे, है ना। सो आई फेल्ट लाइक, तो मैंने कैसा महसूस किया, अ फिश आउट ऑफ वाटर। अब जब आप किसी फिश को पानी में से निकाल दोगे तो वो कैसा महसूस करेगी, होमलेस फील करेगी, फ्रस्ट्रेटेड फील करेगी, डिसअपॉइंटेड फील करेगी, कि अनकंफर्टेबल फील करेगी। देखो सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी देखें तो लड़की क्या थी, अनकंफर्टेबल, लड़की थी क्या, नहीं, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि लड़की थी। वैसे ज्यादातर लड़कियां इनकंफर्टेबल होते हैं, लड़कों के साथ तो सब बिंदास चलता है ना। वैसे अनकंफर्टेबल, फिश को पानी में से निकालोगे तो सबसे पहले उसको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होगी। होमलेस तो बहुत बाद में फील करेगी, उसको सांस ही नहीं ली जाएगी तो क्या हो जाएगी बेचारी, अनकंफर्टेबल हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, आनंद प्रेजेंटेड, ओ सॉरी, आनंद पर्सनली बिलीव्स इन द मोटो। आनंद, है ना, पर्सनली ये मानता है, किस मोटो को मानता है, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड।
लेमन का पिक्चर लगा देना था, लेमनेट दिखा देना था, पर फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है, देखो समझने में भी। व्हेन लाइफ गिव यू लेमन्स, लेमन्स कैसे होते हैं भाई? खट्टे होते हैं। अगर जीवन में सिचुएशन में खट्टी आ जाएगी तो क्या बोलोगे भाई? बुरा टाइम, है ना? रिश्तों में भी खटास होती है ना, तो हम मतलब रिश्तों में खटास आ गई तो क्या बोलते हैं? रिश्ते बुरे हो गए। वैसे ही है कि भाई जब लाइफ ने आपको लेमन दे दिए हैं, है ना, बट मेक लेमनेट, बंदे ने क्या बना लिया भाई? लेमनेट बना लिया। यानी कि बुरे समय में भी बंदा क्या रहा भाई? खुश रहा। यानी उसका भी उसने उसका उपयोग कर लिया। ठीक है, देखो, अर्न द मैक्सिमम आउट ऑफ बिजनेस, नॉरिश हेल्थ, एंजॉय द मोस्ट व्हेन द सीजन इज फेवरेबल। फेवरेबल वाली तो बात ही नहीं रही भाई। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन, समय बुरा रहा तो भी उसने तो क्या किया? उसका फायदा ही उठाया। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन। टर्न अ डीफ ईयर टू somebody, टू किसी के प्रति अपने डीफ ईयर टर्न कर देना। यानी कि कोई बेचारा मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है और मैंने कर लिया अपने कान बंद। तो एट इंटरवल, इंटरवल तो भाई अंतराल होता है, अंतराल का कोई है नहीं। बाय एनी मीन्स, किसी भी हद से, किसी भी साधन से नहीं। रिब्यूक करने का मतलब तो झाड़ना, फटकारना होता है। फटकारूंगी तो जब ना, जब सुनूंगी। क्या करूंगी? डिसरिगार्ड। फिर all his friends admired him because he was a straight shooter। अब देखो, मैंने पहले ही बोला समझने की बात, स्ट्रेट शूटर है यानी कि अच्छा निशानेबाज है। एग्जैक्ट अर्थ तो बहुत रेयर केस में निकलता है। ठीक है, तो एक्सीलेंट शूटर हटा देना भाई। कॉम्प्लिकेटेड एंड कंफ्यूजिंग पर्सन, जहां स्ट्रेट वर्ड आ गया तो ऐसा अपोजिट सेंस भी हम नहीं रख सकते कि बंदा कॉम्प्लिकेटेड है या कंफ्यूजिंग पर्सन है, नहीं। माइजरली एंड पेसिमिस्टिक इंडिविजुअल, पेसिमिस्टिक निराशावादी, कंजूसी रखने वाला व्यक्ति, ये भी नहीं। क्या बोलोगे? और थॉरोली अपराइट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, पूर्ण रूप से अपराइट यानी कि सत्य बात, मन में जो आए उस बात को कह देने वाला व्यक्ति। स्ट्रेट शूटर यानी निशाने पे बात लगाने वाला व्यक्ति, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को बात चुभे या ना चुभे। ठीक है। माई अंकल लिव्स इन न्यूयॉर्क, तेरे अंकल कहाँ रहते हैं भाई? न्यूयॉर्क में रहते हैं। सो आई ओनली सी हिम वंस इन अ ब्लू मून, तो इसलिए मैं उन्हें कब देखता हूँ? वंस इन अ ब्लू मून। और ब्लू मून कब आता है? 2-3 साल में एक बार, है ना? तो 2-3 साल में एक बार आने वाला है, तो अब कौन सा वर्ड एग्जैक्ट मैच करता है? नॉट वेरी ऑफन। मंथली, हर महीने आता है? नहीं। हर हफ्ते आता है? नहीं। वेरी ऑफन, अक्सर आता है? नहीं। तो क्या बोलोगे? नॉट वेरी ऑफन। सिंपल हो गया। राधिका स्टूड बाय मोनिका साइड थ्रो थिक एंड थिन। अब मैडम ने तो पिक्चर लगा दी मोटे की और पतले की, थ्रो थिक एंड थिन। अब देखो, कोई व्यक्ति ज्यादा मोटा होता है तब भी बीमार होता है, और कोई व्यक्ति ज्यादा पतला भी हो जाता है तब भी बीमार होता है। पर हम मोटे से पतले की सिचुएशन बनाने पे बात करें तो एक अच्छी स्टेज की बात करें, तो ये कह रहा है कि भाई राधिका स्टूड बाय मोनिका साइड थ्रू थिक एंड थिन, यानी स्थिति उसकी कैसी भी रही हो, थिक रही हो या थिन रही हो, यानी कि कम में रही हो या ज्यादा में रही हो, उसने क्या बोला? उसके साथ रही हमेशा। स्टूड बाय समबडी यानी कि उसके साथ खड़े रहना। तो अंडर इजी सिचुएशन नहीं। इन ऑल द हैप्पी मोमेंट्स, सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स भी नहीं बोल सकते क्योंकि थिक एंड थिन दोनों आपस में अपोजिट वर्ड आ गए, अच्छा और बुरा के सेंस में। अंडर ऑल कंडीशन, नो मैटर हाउ चैलेंजिंग और डिफिकल्ट, यस। इन द मोमेंट्स व्हेन मोनिका कुड नॉट कंप्लीट सिंपल टास्क, नहीं, ये भी नहीं मैच होता। फिर देखो, इन दोज डेज वी डिड नॉट एक्सपेक्ट लग्जरीज। पुराने दिनों के लिए कोई व्यक्ति कह रहा है कि उन दिनों में वी डिड नॉट एक्सपेक्ट लग्जरीज, हमने लग्जरीज की तो उम्मीद नहीं करी। वी वर थैंकफुल इफ वी कुड कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, ये कहता है कि हालांकि हमने लग्जरीज तो एक्सपेक्ट नहीं करी थी, बट हम थैंकफुल थे कि अगर हम कर सकें, क्या कर सकें? कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर इडियम है। अब देखो, वुल्फ रिप्रेजेंट करता है किसको? पॉवर्टी को, हंगर को, है ना? इसको कीप द वुल्फ फ्रॉम यानी अवे, बस हम क्या कर सकें?
इस गरीबी को, पॉवर्टी को, हंगर को दूर रख सके, बस हमने इतना ट्राई करा। तो देखो क्या कहता है, अवॉइड स्टारवेशन, वैलो इन पॉवर्टी, रैलिश फूड, एनकरेज स्टारवेशन। स्टारवेशन को एनकरेज नहीं करा, रैलिश फूड भी नहीं लिया, वैलो पॉवर्टी भी नहीं किया, क्या किया, बस कि हम उस पॉवर्टी को यानी उस हंगर को दूर रख सके, तो अवॉइड स्टारवेशन। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, माय कजन वर्क्स डे एंड नाइट टू अचीव सक्सेस इन लाइफ। अब डे एंड नाइट यानी दिन एंड रात काम करे, दिन एंड रात के बीच में सुबह और शाम भी आ जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो पिक्चर के थ्रू देखूं तो मैं क्या करा भाई, दिन एंड रात। अब देखो हम पहले के समय के तो है नहीं कि भाई सूर्य की रोशनी से टाइम का पता लगाते हैं, हम लगाते हैं घड़ी से टाइम का पता, ठीक है। दिन रात काम कर रहे हैं यार, ना सुबह देखते हैं ना शाम देखते हैं, तो यानी कि राउंड द क्लॉक काम करता है। वेल ऑफ टीयर्स नहीं बोल सकते, क्योंकि वेल तो वैली होता है, टीयर्स आंसू हो जाते हैं, जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं है डे एंड नाइट काम करने का। अराउंड द क्लॉक कैसे, देखो बेचारा सुबह हो रही है तो काम कर रहा है, शाम हो रही है तो काम कर रहा है, दोपहर हो रही है तो काम कर रहा है, रात हो रही है तो काम कर रहा है ना। तो चारों बार अराउंड द क्लॉक। ग्रेट डीलिंग नहीं होगा, हैंडफुल नहीं होगा। हैंडफुल का मतलब होता है समथिंग इनफ दैट यू कैन होल्ड इन योर हैंड, तो हैंडफुल वो कहलाता है। टू ब्रिंग टू लाइट, अब देखो यहाँ पर अपन है ना इमेज को देख सकते हैं एक बार। टू ब्रिंग टू लाइट, अब ये चीज जगह कैसी होगी, अंधेरमयी जगह होगी, यानी इसके बारे में किसी को पता नहीं होगा। अब मैं, जो भी व्यक्ति है यहाँ पे टॉर्च मार रहा है, यानी उसको रोशनी प्रदान कर रहा है, यानी कि दिखा रहा है कि देखो यहाँ पर ये है। देखो टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या है, टू एंगेज इन कॉन्वर्सेशन नहीं, टू लाइटन रोशनी करना नहीं, टू डिस्क्लोज, क्यों, रोशनी मार करके पता चला कि वहां पर क्या है, तो इसको आप उजागर करना भी कह सकते हो इन हिंदी अगर हम बोले तो, और टू रिवील द ट्रुथ भी कह सकते हैं, सत्य को सबके सामने लेकर के आने का भाव, ठीक है। डिसएंगेज गलत है। तो ये थे आपके 26 ईडियम जो प्रीवियस ईयर 2024 में पूछे गए थे। आगे के 26 हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, अगर इस तरीके से आपको ईडियम समझ में आता है, आप इसको माइंड में रख सकते हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और आपको मेरा कंटेंट समझ आता है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें अदर स्टूडेंट्स के साथ में जो भी एसएससी का तैयारी कर रहे हैं। जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।